वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के बारे में। प्यारे बच्चों, ये एक सीरीज़ मैं लेकर के आ रहा हूँ जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको एनडीए और उसके एसएसबी के बारे में बताया था, और भी डिफरेंट इसी तरह की एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल या टेट या सुपर टेट या डीएसएसबी, बहुत सारे जो भी रोज़गार के अवसर हैं युवाओं के लिए, उन सब के बारे में हम एक एक करके जानकारी देंगे। और इस वीडियो में हम एयरफोर्स एक्स और वाई दोनों ग्रुप के बारे में जानेंगे, और 12th के बाद क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास बन सकते हैं, कैसे हम रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, उसी सीरीज़ में ये वीडियो है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार हम लोग जब फॉर्म फिल कर देते हैं या टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमें जाकर के पता चलता है कि हम कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी रोजगार की सूचना हो, उसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, उसकी फुल जानकारी होना हमें बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो आज हम इसी कड़ी में एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के बारे में बताएंगे। मैं खुद एयरफोर्स का एस्पिरेंट रहा हूँ, एक बार एक्स और वाई दोनों ग्रुप बोथ के लिए अप्लाई किया था, दोनों को निकाला था, और इसके बाद एयरफोर्स एक्स ग्रुप को भी एक और बार निकाला था, और दोनों ही बार मुझको पायलट मुझे चाहिए थी ट्रेड, पायलट ट्रेड न मिलने की वजह से मैंने ज्वाइन नहीं किया। चलिए जानते हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एज। ठीक है, किसी भी वैकेंसी में सबसे पहले आपके पास आपकी एज के बारे में पता होना चाहिए। एज जनरली 16.5 से लेकर के और 19.5 साल तक के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं। कई बार एयरफोर्स के बारे में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। एयरफोर्स हमारे डिफेंस सिस्टम का एक ऐसा फोर्स है जो बहुत ही कड़े डिसीजंस और बहुत ही इनिशिएट तरीके से निर्णय लेता है। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जब भी इसका नोटिफिकेशन मिले तो उसकी एक एक बात को बारीकी से पढ़ लेना है, और मैं आपको यहाँ बता भी दूंगा कि क्या चीज़ें हैं। जैसे हाल ही में 2020 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और जिसका मार्च में टेस्ट होना था, और जो उसका PDF में जो लिंक है और जो उसका नोटिफिकेशन है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एज है 16.5 से 19.5। कई बार ये मंथ वाइज निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि जनवरी 2020 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो ये अपने लिए कह सकते हैं कि जनवरी 2000 से लेकर के और 2003 तक, जनवरी 2003 के बीच में बोर्न होना चाहिए। तो ये वही कंडीशंस हैं लगभग। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, कई बार हमको बाद में जाके पता चलता है कि हम क्यों इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात, स्पष्ट इसका नोटेशन होता है, इसको आप नोट करके लिख लें कि आप चाहे 16.5 के हों चाहे 19.5 के हों, एयरफोर्स के पास किसी भी समय इस भर्ती के लिए अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होता है। वो साफ कहता है इस नोट में एज के रिगार्ड, ये कहता है कि जब आपका एनरोलमेंट होगा एयरफोर्स में, आपने स्टेज 1 का एग्जाम क्लियर कर लिया, स्टेज 2 का कर लिया, स्टेज 3 का कर लिया, और इसके बाद में आप एयरमैन बन गए। ठीक है, आप एयरफोर्स में ज्वाइन होने जा रहे हैं। जिस वक्त आप ज्वाइन होने जा रहे हैं उस वक्त, उस डेट तक, जिस दिन आपका एनरोल हो रहा है उस डेट तक आपकी मैक्सिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए। एक दिन भी अगर आप एक्स्ट्रा हो गई, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे साथ के कई ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं, मेरे साथी रहे हैं, जो इसको भुगत चुके हैं। टेस्ट निकाला, रिटन निकाला, PAT निकाला, फिजिकल निकाला, मेडिकल निकाला, और सेलेक्ट हुए। सेलेक्ट होने के बाद पता चल रहा है कि वो 21 साल 3 महीने के बैठ गए, या 21 साल 1 दिन के बैठ गए, और उनको बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है, इसीलिए एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ज़रूर पहले जज कर लें, इसके बाद ही आप जाएँ। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद एलिजिबिलिटी। अब इसमें मैं आपको या योग्यता कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, ये लीजिए, कई बार शिकायत रहती है कि सर आप सारा इंग्लिश में लिखते हैं। योग्यता में 2 तरह से हैं, एक तो एजुकेशन। ठीक है, अब केवल एजुकेशन से ही काम नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि एयरफोर्स में आप जा रहे हैं तो फिजिकल अपीयरेंस भी आपका होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल क्या क्या योग्यता है इसमें?
सबसे पहले तो यहाँ पर 152.5 सेंटीमीटर, जिसको मैं अपनी भाषा में 153 सेंटीमीटर कम से कम कहता हूँ, क्योंकि जब भी एयरफोर्स या आर्मी वगैरह में हाइट को नापा जाता है तो बहुत ही कड़े प्रावधानों के साथ नापा जाता है। तो वहाँ अगर आपकी 153 है तो संभव है कि आपका 152 ही बैठे, ठीक है। तो इसीलिए मैं 152.5 सेंटीमीटर नीड है, तो मैं ये मानकर चलूँगा, आपसे कह के चलूँगा कि आपकी 153 सेंटीमीटर आपके द्वारा नपी हुई होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो चेस्ट है, चेस्ट, ये हाइट की बात हो गई। चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, फ्लाव होना चाहिए, ठीक है। ये मात्र 2 चीज़ें आपके पास हैं, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके कोई भी हाथ वगैरह या इस पर किसी का चोट का निशान, और बहुत इंपॉर्टेंट एयरफोर्स में टैटू जो लोग बनवा लेते हैं वो नहीं हो। परमानेंट टैटू एयरफोर्स में कभी नहीं चलता, किसी भी तरह से नहीं चलेगा, चाहे वो धार्मिक रूप से ही क्यों ना हो, ठीक है। पूरी तरह से बैन है, कोई मतलब नहीं है आपके फॉर्म डाल दें और टेस्ट में बैठ जाएं और पता चला कि वो आपके पास कोई टैटू है और आप सेकंड ही टेस्ट में से, स्टेज सेकंड में से ही बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। टैटू के अलावा फिर मैं एक चीज़ बता रहा था, चेस्ट हो गया, 152 हो गया। इसके बाद डेंटल पॉइंट, ठीक है, 14 दंत पॉइंट आपके होने चाहिए बिल्कुल फिक्स। इसके अलावा यदि आपके पास कोई समस्या है दांतों को लेकर के तो आप किसी के बहकावे में ना आए। कोई डॉक्टर गारंटी ले लेता है कि मैं एयरफोर्स में निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, किसी के बहकावे में ना आए। आप फॉर्म फिल ना करें यदि आपके पास इनमें से कोई भी एक चीज़ में कमी है, ठीक है। मेरा सीधा सा आपको सजेशंस होगा, और मेरी बातें हो सकता है थोड़ी सी कड़वी लगें लेकिन सत्य हैं, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन में भी एक पॉइंट बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। सबसे पहली बात कि आपको 12th में 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है, या डिप्लोमा अगर आपका है तो उसमें भी 50% मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। इसमें से 2 बातें चलती हैं, एक एक्स ग्रुप और एक वाई ग्रुप, ठीक। एक्स ग्रुप के लिए आपके पास 12th में इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ होना बहुत आवश्यक है। मेडिकल के लिए एक ट्रेड होती है मेडिकल की, तो उसमें वाई ग्रुप में आती है केवल, उसके लिए आपको बायो होनी चाहिए, ठीक है। वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश या इसके अलावा और भी कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है, यानी आप आर्ट साइड से भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों में टोटल ओवरऑल इन तीनों में मिला करके ओवरऑल, ऐसा नहीं है कि आपके हिंदी में, संस्कृत में या किसी और सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं और उसकी वजह से आपका 50% टोटल बैठ रहा है। टोटल से मतलब नहीं रखती एयरफोर्स को इन 3 सब्जेक्ट में टोटल मिलाकर के 50% मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए? 50% मार्क्स। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, ये जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश, ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें अलग से 50% मार्क्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आपके 49 मार्क्स आ गए और टोटल मिला करके 55% बैठ रहा है तीनों में मिला करके, तो भी आप पास हो जाएंगे, नहीं आप हो पाएंगे, ठीक है। आप फॉर्म फिल कर देंगे, पैसे आपके बेकार हो जाएंगे, मे बी कि आप टेस्ट में भी बैठ जाएं, लेकिन बाद में जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है तो वहाँ आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत बारीकी से चीज़ें चेक करनी है। दूसरी बात, डिप्लोमा में जनरली हम देखते हैं यूपी में जो भी डिप्लोमा है वहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो उनके मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास के सर्टिफिकेट में इंग्लिश में 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए। एक और बात मैं आपके लिए कहूँगा, एयरफोर्स सीधा बात करता है। सीधा बात करने का मतलब वो ये नहीं है कि 49.99% को आपको 50% कह देगा, कभी नहीं कहेगा, उसको 49 कहेगा, इसको 49 करेगा। यहाँ कोई एग्रीगेट परसेंट नहीं लिए जाएंगे, यहाँ लगभग में कोई बात नहीं होती है एयरफोर्स में, सीधी बात है, उसको 49 बोलेगा वो, ठीक है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि 50% को 50+ कहें आप, ठीक है, 50+% आपके होने चाहिए, तभी आप इसमें पास हो पाएंगे। तो मैंने एजुकेशन में आपके लिए क्या बताया, यदि आप 12th में एपियर हैं तब भी आप कर सकते हैं, उसमें रिजल्ट में नॉट एप्लीकेबल दिखा करके कर दिया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि जब तक उसका रिजल्ट आएगा, रिटन टेस्ट का रिजल्ट आएगा, तब तक आपका 12th पास आउट हो जाना चाहिए। दूसरी बात, 12th में 50% होने चाहिए। यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो 10th क्लास में इंग्लिश में 50% और साथ में डिप्लोमा में भी 50%। ऐसे ही 12th क्लास में अगर आप एक्स ग्रुप में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट आपके पास होना कंपलसरी है। इंग्लिश में अलग से 50% होने चाहिए और इन तीनों में भी टोटल मिलाकर के 50% होना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद बात करते हैं पैटर्न की, ठीक है। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो बच्चा एक्स के लिए
एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल है, एक्स ग्रुप में अगर वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो वो ऑब्वियसली वाई ग्रुप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसलिए जो बच्चे एक्स ग्रुप में अप्लाई करें तो वो मेरे कहने पर मेरा अपना अनुभव है, वो वाई ग्रुप के लिए ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। हमेशा बोथ के लिए कीजिए, ठीक है। अगर आप एक्स के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप केवल वाई के लिए एलिजिबल हैं तो फिर आप केवल वाई को ही देंगे, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न की, ठीक है। पेपर का पैटर्न कैसे होगा, मैं पहले एक्स के लिए बताता हूँ, फिर वाई के लिए बताता हूँ और फिर बोथ के लिए बताता हूँ, ठीक है। एक्स ग्रुप की अगर बात करेंगे तो आपके पास 60 मिनट का एक टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव, 60 मिनट का, ठीक है। अगर वाई ग्रुप की बात करेंगे तो 45 मिनट का टेस्ट होगा, 45 मिनट का, ठीक है। एक्स ग्रुप में 60 मिनट में आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन मैथ के, ठीक है। 60 मिनट में आपको 70 क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत क्वेश्चन के लिए 1/4 यानी 0.25% की नेगेटिव मार्किंग होगी, दोनों में ही होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/4%, ठीक है, 1/4 की, ठीक है। 45 मिनट में आपको यहाँ क्या करना होगा, 45 मिनट में यहाँ पर केवल 50 क्वेश्चन करने होंगे, 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में क्या आएगा, 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन वही इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन रागा के आते हैं, रागा, RAGA की फुल फॉर्म है, ये एयरफोर्स का है एब्रीवेशन। आप एक बात जान लीजिए कि जितने भी डिफेंस एग्जाम है वहाँ एब्रीवेशंस आप बहुत अच्छे से रट लीजिए। रागा है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। देखिए GK, GA, GS तीनों में बहुत अंतर है, ठीक है। GK जनरल नॉलेज की बात है, GA जनरल अवेयरनेस की बात है, GS जनरल साइंस की बात है। GA बहुत ब्रॉड है, जनरल अवेयरनेस का मतलब हमें चारों तरफ जो भी है उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। एक अपेक्षा की जाती है कि एक साधारण व्यक्ति जो समाज में रह रहा है उसको कितनी जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है, उसको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये सब बातें हैं, ठीक है। तो इस जनरल अवेयरनेस में आपका साइंस भी आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, सिविक्स आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है जो जनरली हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एक आर्मी अफसर बनने जा रहे हैं हम तो उसको कितनी नॉलेज होनी चाहिए आसपास की, वही GA के अंतर्गत आता है। केवल 30 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। इसके अलावा बोथ का भी एक पेपर होता है, 1 सिटिंग पेपर होता है। 1 सिटिंग का मतलब एक ही बार बैठे बैठे आप पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर को देंगे। बोथ अगर आपने एक्स एंड वाई दोनों के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको टोटल मिलती है 85 मिनट, 85 मिनट। क्वेश्चन करने होते हैं आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 100 क्वेश्चन में क्या क्या होगा, 20 इंग्लिश के होंगे, 25 फिजिक्स के होंगे, 25 मैथ के होंगे और 30 क्वेश्चन रागा के होंगे, ठीक है। इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपके ये बनते हैं। क्लियर ये वाली बात, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड 12th का है, 12वीं स्तर तक के चीज़ें इंग्लिश की हों, चाहे मैथ की हों, चाहे फिजिक्स की हों, वो पूछी जाती हैं 12वीं स्तर तक का। और विशेष रूप से 10, 11, 12, 10th, 11th, 12th 3 क्लास का ही उसमें विशेष रूप से आता है। तो इसलिए आप अगर 10th, 11th, 12th को बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं तो इसको पास आउट करना बहुत आसान होता है, ठीक है। हम आगे भविष्य में जब इसकी तैयारी कराएंगे तो इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे कैसे एयरफोर्स को निकालना बहुत आसान है। मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे और दोनों बार निकाला था, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा जो प्रोसेसिंग है इसके बारे में भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपका फॉर्म फिल हो जाने के बाद में हाँ एक बात और, एक मोबाइल नंबर और एक आपका जीमेल अकाउंट होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पर्सनल ईमेल आईडी पर ही आपका एडमिट कार्ड और ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 में आपका रिटन टेस्ट होता है, फिर स्टेज 2 होता है। स्टेज 2 में आपका फिजिकल एग्जाम होता है PAT। स्टेज 3 होता है, स्टेज 3 में आपका मेडिकल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं PAT की बात। फिजिकल एग्जाम में क्या करना होगा, अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग सबसे पहली बात, और 6.5 मिनट में
ठीक। सेकंड 10 पुशअप, थर्ड 10 सिटअप, एंड फोर्थ 20 स्क्वाट्स। ठीक है, आप सभी लोग युवा हैं, जानते हैं पुशअप्स क्या है, रनिंग क्या है, ये सब। ठीक है, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये 4 चीज़ें कॉमन हैं। इसके अलावा भी उनको अगर लगता है कि ये शारीरिक रूप से कहीं कुछ अक्षम हो सकता है बच्चा, तो उसको कुछ और भी एक्सरसाइज वो कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पीएटी और फिर मेडिकल की जो भी फिटनेस एयरफोर्स की हैं गाइडलाइंस, उनके थ्रू हीमोग्लोबिन से लेकर के और सब कुछ उसमें जांचा जाता है, तो वो भी आपको मेडिकल क्रॉस करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 स्टेज हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एयरफोर्स, मैंने बताया था, बहुत कठोर निर्णय लेता है। अगर एयरफोर्स ने किसी भी एक ट्रेड में आपको सिलेक्ट कर लिया और आपने, हो सकता है एक्स में भी वाई में भी, दोनों में आपने सेलेक्ट कर रखा था, और आपको अगर किसी और दोनों में आप सेलेक्ट हो गए थे, ठीक है, लेकिन एयरफोर्स ने आपको किसी एक ट्रेड के लिए कॉल किया और उस ट्रेड में अगर आप एब्सेंट हो गए तो आपका कैंडिडेचर स्वतः निरस्त हो जाएगा। और वन थिंग मोर इम्पोर्टेंट, यदि आप इस तरीके से काम करते हैं तो अब आगे भविष्य में आप एयरफोर्स में कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये एयरफोर्स का रूल है। ठीक है, यानी एयरफोर्स से आप एक बार डिमिनिश्ड कर दिए गए, अगर आपको कैंडिडेचर निरस्त किया गया है, तो उसकी वजह से फिर आप आगे भविष्य में कभी भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो इसलिए फॉर्म फिल करते वक्त भी आपसे पूछता है कि क्या कभी आपका कैंडिडेचर निरस्त किया गया है एयरफोर्स के द्वारा, या कभी भी किसी आर्मी अदर डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, तो ये थी एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के बारे में जानकारी। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं और आपका एजुकेशन के साथ साथ आपका फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल ओके है, एज में आप फिट बैठते हैं, तो आप निश्चित रूप से भर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जैसे कि एनडीए का फर्स्ट और सेकंड दोनों बार एक साल में 2 मौके मिलते हैं, ऐसे ही एयरफोर्स के लिए भी 2 मौके मिलते हैं, 2 बार टेस्ट होता है। ठीक है, एक बार अगस्त के आसपास होता है, एक बार जनवरी फरवरी के आसपास होता है। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।